हो गया लाइव। यार बच्चों, ये संदीप भैया के कारण तुम्हारी क्लास इतनी लेट होती है। हो गया पक्का? एक बार चेक करो, मेरे को नहीं लग रहा है हो गया। चैट्स कहाँ है? चैट्स दिखी नहीं मुझे। आ गई आ गई आ गई। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आओ गुलगुल कर दूं तुम्हें। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? वेलकम 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 टू दिस सेशन, न्यू चैप्टर, क्लास 9th, डेमोक्रेसी सिविक्स का पहला चैप्टर उठाने वाले हैं हम। डेमोक्रेसी बहुत ही मजेदार चैप्टर है। डेमोक्रेसी के बारे में आप छठवीं से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन तुम डेमोक्रेसी के बारे में 60 साल भी पढ़ोगे तो भी नहीं समझ पाओगे। ये मैं तुमसे वादा कर दे रहा हूँ चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। अरे यार सर डिमोटिवेट कर दिया। नहीं बाबू, क्योंकि डेमोक्रेसी चीज ही इतनी गहरी है। ठीक है, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी इज लाइक अ मूविंग टारगेट। मूविंग टारगेट समझते हो कि तुम निशाना साधोगे वो आगे बढ़ेगा, फिर निशाना साधोगे फिर आगे बढ़ेगा, फिर निशाना साधोगे फिर आगे बढ़ेगा, निशाना साधो आगे बढ़ेगा, निशाना साधो आगे बढ़ेगा। मतलब इट्स लाइक अ मूविंग ट्रेन, जिसके पीछे तुम लगे रहोगे वो आगे बढ़ती रहेगी, तुम पीछे लगे रहोगे। तो डेमोक्रेसी को समझना एक तरह से क्या है ना, समुद्र को गागर में भरने जैसा है, लेकिन प्रयास तो किया जाना चाहिए, प्रयास तो किया जाना चाहिए। हाँ, पैकअप पैकअप। ठीक है, तो समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे। इसीलिए डेमोक्रेसी को हम यहां पे क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और अच्छा चैप्टर है, यू विल गेट एन इनसाइट। इनफैक्ट जैसे मैं आपको बताऊं तो जो पिछले साल तक सिविक्स की बुक हुआ करती थी ना, उसमें भी पहला चैप्टर यही था, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, और ऐसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलती है चीजें। तो कुछ उसी का एसेंस है, लेकिन कुछ डाइवर्स चीजें भी, जो नई नई चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है। जो पुरानी बुक में, पुराने एनसीईआरटी को जैसे देखोगे, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी का जो चैप्टर था उससे अलग है, उससे क्या बोल सकते हैं ना, ऊपर जाके जो चीजें हैं वो देखने को मिलेगी। तो यू विल लव द चैप्टर। फाइन, कितने लोग, अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं कि टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, तो क्या जवाब दोगे? टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। आई लव यू लिख दिया उसने, तो मैंने बोला टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, ने बोल दिया आई लव यू सर। आगे बताओ। लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, वे तांत्रिक। लोकतंत्र, ये तो तुमने हिंदी बता दिया, मैंने तुमसे अनुवाद नहीं पूछा था। मतलब आई डिडंट आस्क यू द ट्रांसलेशन। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था सर कि मतलब क्या, मीनिंग बताओ। तो देखो यहां पे ना 4 स्टेटमेंट दिए हैं। अरे यार, एक तो ये बड़ी समस्या है इसमें, ये पीडीएफ में कि नाच जाता है। रुको रुको, हाँ इसको जब यहां से, जो तो मेरे नाल ओ भाई, रबड़ कहाँ चली गई इसकी? इरेज विथ लार्ज टिप ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया दया, मिट नहीं रहा है। वैसे बार बार इरेजर लेना पड़ेगा क्या? अरे यार, ये तो दुख दर्द हो गया। रुको जरा एक सेकंड बच्चों, है ना थोड़ा लड़ाई होगी बोर्ड के साथ। इरेज ऑल, और ले पेज ही इरेज हो गया। पेज गायब हो गया, अंडू करने दो। ओ भाई, इसमें तो हादसा हो गई। संदीप मेरे दोस्त, इरेज ऑल में पेज ही गायब हो गया। इसको एग्जिट करने दो, एग्जिट भी हो गया, बढ़िया। अब अपन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ अभी मैं आबरा कड़ाबरा करता हूँ। इसका सेंस बोर्ड कहाँ है? कहाँ है? निमो, निमो है, निमो दिखी कि नहीं तुम लोगों को? निमो देख लो जरा, 2 मिनट रुक जाना। हाँ, टेक्निकल ग्लिचेस। तो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। हाँ,
तो देखो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में रूट अगर कुछ है तो वो है जनता। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल। जैसे एक डेफिनेशन ना, डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी इज एवरीथिंग अराउंड पीपल ओनली। अगर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मतलब जिसे हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, अगर लोग ना हो तो फिर वो तंत्र किस काम का? लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र होता है लेकिन वो हम लोग से एसोसिएट करेंगे, जनता, वी दी पीपल ऑफ इंडिया जो है। तो लोकतंत्र में अगर लोग ना हो तो वो तंत्र किस काम का, है ना? तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल। पीडीएफ इंसर्ट कर देता हूं मैं, क्लास 9th डेमोक्रेसी का पीडीएफ ओपन, ऑल पेजेस, ओके। अब चलना चाहिए सही से, है ना? तो इस चैप्टर में हम बेसिकली वही डेमोक्रेसी के अराउंड चीजें पढ़ेंगे। 4 बिग क्वेश्चंस के साथ में शुरू करेंगे, देखेंगे कि क्या पुराने समय की चीज है डेमोक्रेसी। तो यस, जो हम कल हिस्ट्री में पढ़ के आए थे ना, अभी देखो हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर है इस बार सिलेबस में, तो एक चैप्टर और जो आपका हिस्ट्री का है वो आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन उस चैप्टर से कनेक्ट हुआ है इसमें कि पुराने समय से अगर आप देखोगे तो पुराने समय से ही गनाज और संघा वगैरह जब लगते थे तो वो सब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर चलते थे। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। जैसे हम बोलते थे ना कि यार सर यू आर नॉट प्लेइंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। जब मान लो कल स्पोर्ट्स डे में, परसों स्पोर्ट्स डे में अच्छे से ईमानदारी से फुटबॉल खेल के हराया है उनको प्रॉपर ईमानदारी से, तो वो क्या बोलेंगे कि डेमोक्रेटिक तरीके से खेलें, चीटिंग करके नहीं खेलें। तो डेमोक्रेसी सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं मेरे दोस्त, वो एक जीने का तरीका भी तो होता है। तो उन्हीं सारी चीजों के इर्द गिर्द क्या है, चैप्टर होने वाला बड़ा मजेदार चैप्टर होगा। तो आर यू गाइस रेडी? बताओ जल्दी फटाफट, एक्साइटेड हो चैप्टर के लिए? क्या आप इस चैप्टर के लिए एक्साइटेड हो? है ना? चलो, तो अगर बिग क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो इस चैप्टर के बिग क्वेश्चंस क्या क्या है? तो हाउ हैज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड शेप्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट टुडे? डेमोक्रेसी का आइडिया जो है, तो डेमोक्रेसी का आइडिया इवॉल्व कैसे हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को आज कैसे शेप करा है? क्या डे 1 से कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये सब था? नहीं, पुराने समय में बेसिक आइडिया डेमोक्रेसी का कहां आया होगा, फिर वो डेमोक्रेसी के आइडिया में इंडिया में वो डेमोक्रेटिक आइडियाज कहां से डेवलप हुए होंगे, वो सब देखना है हमें, है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तरह से ओरिजिन की बात करते हैं, ठीक है? एक तरह से हम ओरिजिन की बात करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर दे एंड हाउ आर दे प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? तो डेमोक्रेसी भी अलग अलग तरह की होती है। देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है जहां प्रेसिडेंट हेड होते हैं, जैसे यूएसए में। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, तो ये भी डेमोक्रेसी, वो भी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी के अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है? तो हम वो टाइप्स वाली चीज भी इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। फिर क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड हाउ डू दे एक्सटेंड बियॉन्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन? तो मैंने आपको बताया ना कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार चलाने तक का काम नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है? इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो कैसे डेमोक्रेसी एक्सटेंड बियॉन्ड द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस? वो जीने का एक तरीका है कि डेमोक्रेटिक तरीके से जियो, है ना? जैसे हम बोलते हैं हमारी फैमिली में तो बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है भैया, पापा मम्मी चाचा चाची बच्चे सब बैठ के निर्णय लेते हैं कि कौन सा टीवी आना है, कौन सा फ्रिज आना है। और किसी की फैमिली में जैसे अगर ऐसा बोल रहा है कि नहीं, पापा ने बोल दिया ये आना मतलब ये आना, मतलब अथॉरिटेटिव है उनके पापा, है ना? तो वो डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं है, डेमोक्रेसी उसके बियॉन्ड है। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी? एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। देखो मैंने बताया ना कि ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं और आसमां के पास भी जमी नहीं। तो डेमोक्रेसी में भी दी बेस्ट अमंग ऑल दी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप, मोनार्की वगैरह सब में डेमोक्रेसी बेहतर हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी अपने आप में भी तो कुछ कमी लेके आ सकती है। तो वहां पे हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी में चैलेंजेस क्या क्या है। तो ये 4 बड़े क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हम किन चीजों के अराउंड बात कर रहे हैं चैप्टर में? जल्दी बताओ मुझे, क्या इन 4 क्वेश्चन से, ठीक है, क्या इन 4 क्वेश्चन से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम किन चीजों के अराउंड बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी में? टेल मी फास्ट, जल्दी बताओ चैट में, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, यस और नो, फिर आगे बढ़ें। इलेक्शन वाली चीज आगे पढ़ेंगे, क्लियर है ना? वेरी गुड। डेमोक्रेसी होती क्या है? एक बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने पूछ लिया डेमोक्रेसी होती क्या है। तो देखो, क्योंकि चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपको बताया जाए तो आपने 6th क्लास में पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, 8th में पढ़ा,
तो सारी चीजों को रिकॉल करते हुए एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपके सामने आएगी। तो वी हैव लर्नड इन प्रीवियस ग्रेड्स दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सोर्सेज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी लाइज विद द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, मैं है ना जो जो चीजें हाईलाइट करते चलूंगा, ध्यान रखना। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक सिस्टम है जहां पे पावर और अथॉरिटी की बात कर रहे हैं कि पावर और अथॉरिटी किसके पास रहती है? सिटीजंस ऑफ द कंट्री के पास रहती है। पावर अथॉरिटी सिटीजंस ऑफ द कंट्री के पास रहती है। समझे? डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे पावर और अथॉरिटी जो है किसके पास होती है? पावर एंड अथॉरिटी लाइज विद द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब ये सिटीजंस जो है अपने पावर अथॉरिटी अपने पास रखते हैं, लेकिन हर सिटीजन रोज जाके पार्लियामेंट में थोड़ी बैठता कि अरे यार मेरी टायर पंचर हो गई थी तो आने में लेट हो गया, इस कारण से चलो सेशन शुरू करो। अब प्रैक्टिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है ना, ये सिटीजंस के पास में पावर और अथॉरिटी, और ये पावर अथॉरिटी ये कैसे एक्सरसाइज करते हैं? ठीक है, तो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। वो जो नेता है वो अपने आप में कोई दिग्गज नहीं है, वो आपने उसको वोट दिया तब वो नेता बना है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपका नौकर है, वो आपके लिए क्या कर रहा है? आपके लिए काम कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपने आपका बहुमूल्य वोट उस व्यक्ति को दिया है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे पावर और अथॉरिटी जनता के पास होती है, और जनता अपनी उस पावर अथॉरिटी के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है। इलेक्शन एक प्रोसेस होता है, उस इलेक्शन प्रोसेस से हम क्या करते हैं? इलेक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्शंस में हम वोट देते हैं, वोट देके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे जो हमारी पावर अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज करते हैं। देखो, हो सकता है ऑन द फेस ऑफ इट दिस मे लुक अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, लेकिन जब आगे आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना तो ये एक एक शब्द आपको डेफिनेशन के साथ साथ डेमोक्रेसी की डेप्थ समझाएंगे, है ना। तो अब जैसे वो ये सिंपल चीज है, पावर एंड अथॉरिटी, तो किस चीज की पावर होती है आदमी के पास में? गोली मार दे किसी को? नहीं, वो पावर ऐसे आप एक्सरसाइज करो कि आप किसी दूसरे को हार्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिटीजंस ऑफ द कंट्री, तो सिटीजंस ऑफ द कंट्री कौन होंगे? सिटीजंस कैसे डिफाइन करोगे? ये अपने आप में क्वेश्चनेबल चीज है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंटेटिव कोई भी बन सकता है, मुझे बना दो रिप्रेजेंटेटिव, नहीं, मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि आपको इस उम्र को पार करना पड़ेगा तब आप रिप्रेजेंटेटिव बन पाओगे। और इलेक्शंस, तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होते हैं? इलेक्शन तो चाइना में भी हो रहे हैं, तो क्या चाइना के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बोलोगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और रिग्ड इलेक्शंस में क्या डिफरेंस होता है? तो हर एक चीज पे डिबेट हो सकता है ना। डेमोक्रेसी इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स एंड ड्यूटी। ठीक है, तो ये कुछ पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, कि डेमोक्रेसी में आजादी होती है, इक्वालिटी होती है, न्याय होता है, अधिकार होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, जिनसे जिनसे हम ये इंश्योर कर पाए कि सिटीजंस अपने राइट टू वोट, राइट टू एक्सप्रेस एंड देयर ओपिनियंस, ठीक है, एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इन सारी चीजों को डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है? इंश्योर किया जाता है कि सिटीजंस इन सारी जैसे बोल सकते हैं ना, इन सारे प्रिंसिपल्स के बेसिस पर डेमोक्रेसी बनी है, और सिटीजंस अपने वोट के थ्रू, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बहुत रफ लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। अगर डेमोक्रेसी क्या है पूछा जाए तो ये डेफिनेशन को घोट लेना है हमें। ठीक है, ये डेफिनेशन डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब जो पहला सवाल था वही बिग क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, कि हाउ हैज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इवॉल्व्ड ओवर द टाइम एंड शेप्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट टुडे। क्या डेमोक्रेसी आज की चीज है? 100 साल पहले आई, 200 साल पहले आई, कब से आई? तो अगर हम डेमोक्रेसी को ट्रेस करें इंडियन कंटेक्स्ट में, अगर ट्रेस करें डेमोक्रेसी को, समझना, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर ट्रेस करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब कि अगर देखा जाए कि दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर डेमोक्रेसी कहां प्रैक्टिस की जा रही, तो इंडिया में, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है विद द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 140 करोड़ एंड अ वोटर बेस ऑफ 9.68 करोड़। ठीक है, तो 140 करोड़ में से 18 साल से ऊपर वाली पॉपुलेशन है 96.8 करोड़ लोग, 2024 के डेटा के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, इंडिया, दैट इज भारत, रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वेयर पीपल चूज देयर गवर्नमेंट बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, इंडिया क्या है? इंडिया एक ऐसी लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देके चूज करते हैं। कितने वोटर हैं देख रहे हो? लगभग 100 करोड़ वोटर हैं जो वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। आवर डेमोक्रेसी सर्व्स एज अ बीकॉन ऑफ होप एंड एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर, like all democracies, India also face certain challenges, some of which we will examine later in this chapter. तो देखो, वही मैंने बता रहा, जैसा कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमान के पास भी जमीन नहीं।
तो वर्ल्ड में जैसे सारी डेमोक्रेसी सारे अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में चैलेंजेस होते हैं, वैसे इंडिया में भी आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उन चैलेंजेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी कि इतना बड़ा देश, इतने बड़े देश में डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करना। और इनफैक्ट आप इसको इमेजिन करो, जब हमें आजादी मिली थी, ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए थे, जब कितने लोग इलिटरेट थे, और तब हमने ये तय करा कि नहीं, इलिटरेट हो तो क्या हुआ, लेकिन हमें सबको क्या करना है, वोटिंग राइट देना है, हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। और तब से 1947 से आज तक 80 साल हो गए, 80 सालों से हम डेमोक्रेसी को चलाए रखें। बीच में डेमोक्रेसी गड़बड़ाई भी, इमरजेंसी की सिचुएशन भी आई, लोगों ने क्वेश्चन भी उठाया, बट हमारे आजू बाजू में बहुत सारे डेमोक्रेसी बने थे, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, नेपाल, ये सब डेमोक्रेसी बोलते थे अपने आप को। इनके यहाँ डेमोक्रेसी की रोलर कोस्टर राइड बना दी, ठीक है, फुटबॉल बना दिया डेमोक्रेसी का। लेकिन दिस इटसेल्फ इज अ बिग टेस्टिमनी फॉर अस कि इतना पुराना देश लेकिन आज भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, चल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। तो इस डेमोक्रेसी में जैसे आप क्या लिख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हमने देख लिया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग जो है उनके पास पावर अथॉरिटी है, वो अपने राइट्स एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी चीजें होती है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं इलेक्शन के थ्रू। लेकिन उसी डेमोक्रेसी में एक शब्द और निकल के आया, कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रिकॉर्ड्स की एक बुक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स एंड रिकॉर्ड्स की एक बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे अधिकारों को बचाए रखने के लिए। क्योंकि क्या है, जैसे डेमोक्रेसी में हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया, उसके पास तो पावर है, अब वो रिप्रेजेंटेटिव हमारा ही गला दबा दे तो इसीलिए हमने रूल्स लिखे, और वो रूल्स जो लिखे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे, वो हमें अधिकार देते कि क्या हमारा है क्या हमारा नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन इंडिया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 के दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, ठीक है। लागू हो गया था मतलब कि आजादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गारंटीज बट आल्सो प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो अब जैसे बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स बचाता है of all citizens, ठीक है, fundamental rights of all citizens. It ensures that no citizen is discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth. कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह अधिकार भी देता है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, ठीक है, उसकी जाति के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, ठीक है, या फिर वो कहां जन्मा है उसके आधार पर, ठीक है। इट ऑल्सो एनकरेजेस एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल थ्रू इलेक्शंस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि कैसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस के थ्रू। अब है ना, ये जो मैंने आपको एक पेज पूरा पढ़ाया, तो इस पूरे पेज में एक इंट्रोडक्शन था बेसिकली, है ना। इस पूरे पेज में क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि इस पूरे एक पेज में से आपको अगर मैं बोलूं कि कीवर्ड निकालो, तो क्या क्या कीवर्ड निकाल सकते हो जो डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड है। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। एक पेज में से आपको कीवर्ड निकालना है और आपको बताना है कि कौन कौन से वर्ड जो डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड है, बताओ। डाउट मैं बता रहा हूं, सुनो। कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसका तुम्हें टेस्ट पेपर मिलेगा हिस्ट्री का, वो WPP सॉल्व कर लेना, संडे तक का टाइम है तुम्हारे पास में, ठीक है। क्यूट नोट्स भी दे दूंगा, टेस्ट पेपर भी दे दूंगा, वो WPP सॉल्व कर लेना, रिवाइज कर लेना। मंडे के दिन हम क्या करेंगे, हिस्ट्री का डाउट सॉल्विंग और उसका WPP का सोल्यूशन दोनों एक साथ डिस्कस कर लेंगे, है ना, मंडे वाली क्लास। क्लियर है? बताओ बाबू, जो आप टिक किए, अरे वाह शेर। देखो अब जैसे अगर अपन यहां से उठाना शुरू करें तो डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड क्या क्या अपने कीवर्ड निकल सकते हैं। सबसे पहला तो पीपल ही लिख दूं मैं, है ना। पीपल के बाद में पावर एंड अथॉरिटी लिख देता हूं, क्योंकि देश चलाना है ना, तो किसकी क्या पावर होगी, क्या अथॉरिटी, और क्या कीवर्ड लिख जाएंगे, पावर एंड अथॉरिटी हो गया। उसके बाद में पीपल मतलब वो सिटीजन में आ गया आपका। इलेक्शन एक कीवर्ड हो गया, है ना, इलेक्शन एक कीवर्ड हो गया। फिर इलेक्शन के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन से ही निकल के आते हैं, फिर इलेक्शन में वो कवर हो जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स,
डेमोक्रेसी ना एक कार की तरह होती है। कार देखी तुमने? कार, क्या कार सिर्फ टायर से चलती है? नहीं। क्या कार सिर्फ पेट्रोल से चलती? नहीं। क्या कार सिर्फ स्टीयरिंग से चलती? नहीं। क्या कार हॉर्न से चलती, पौ 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 पौ? नहीं। कार तब चलती जब सारी चीजें एक साथ काम कर रही होती है ना। तो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी को आप एक डेफिनेशन में डिफाइन नहीं कर सकते हो कि डेमोक्रेसी में पीपल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डेमोक्रेसी में पावर एंड अथॉरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पावर एंड अथॉरिटी थ्रू इलेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो डेमोक्रेसी इज अ सम ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, विच लीड्स टू वन थिंग, दैट इज द वर्किंग ऑफ द नेशन, ठीक है, विच लीड्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच लीड्स टू द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन बड़ा सरल तरीके से समाया हुआ है हमारे देश में, जिससे हमारा देश चल रहा है। मजा आया? ठीक है। तो इसके अलावा किसी के दिमाग में कुछ और है? देखो, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, राइट्स के साथ साथ में, वेरी गुड, राइट्स के साथ में आप ड्यूटीज भी तो लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी हमें ड्यूटीज में, डेमोक्रेसी हम हमेशा अधिकार अधिकार चिल्लाते रहते हैं, हमारे कुछ कर्तव्य तो भी होते हैं। ड्यूटीज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यस यस, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, बताओ, ये सारी चीजें जो हैं, ये डेमोक्रेसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ छूटा है बताओ? है ना। तो वन वोट वन वैल्यू, वो सब इलेक्शन में आ गया ना बाबू। तो ये सारी चीजें जो हमने फर्स्ट पेज पे से निकाली, दीज आर द क्रक्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, दीज आर द क्रक्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अरे कुछ तो पीडीएफ में हो जाता है। ये पता है, ये पेज और एक ये पेज, ये देखोगे तो एक ही फोटो है, ये एक फोटो है पूरा इतना बड़ा। ये फोटो किसका है पता है? जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी बैठी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा ये फोटो है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फोटो है। जो जिन्होंने हमारा मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। स्वैग देखो उस समय पे, देखो मैं, चलो एक एक तुम देखते हैं कितने लोगों को पहचान पाते हो। आओ बताओ, इनमें से कोई पहचान में आ रहे तुम्हें? बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, ठीक है। ये देखो, ये चश्मा देखो चाचा जी का, ये राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फाइन। और ब्लर सी हो रही इमेज थोड़ी सी, विमेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी दिख रही हैं आपको, बलदेव सिंह है शायद, ये बीच में एक, है ना। तो ऐसे ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं, जिन्होंने बैठ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, समझे? उस कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम फॉलो करते हैं। तो अब जैसे देखें यहाँ पे क्या है, हाउएवर, आगे का पॉइंट बना रहे हैं डेमोक्रेसी में, हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द डेमोक्रेटिक इथोस, इथोस मतलब क्या होता है? वैल्यूज, है ना। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन इंडिया डिड नॉट इमर्ज सडनली, rather it evolved through a long historical process। हमने डेमोक्रेसी के बारे में जाना, अब हमें ये देखना है कि डेमोक्रेसी आई कहां से, वो जो फर्स्ट बिग क्वेश्चन था, है ना। तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी आप देख रहे हो, तो ये सडनली नहीं आई है, ठीक है। rather it evolved through a long historical process, एक लंबे समय तक एक हिस्टोरिकल प्रोसेस चलता रहा, तब जाके हमारा देश जो आज हम देख रहे हैं, जो आज डेमोक्रेटिक सिस्टम देख रहे हैं, वो इवॉल्व हुआ। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है। इस चैप्टर में हम ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन के साथ साथ में डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज देखेंगे कि इंडिया में कैसे डेमोक्रेटिक आइडिया डेवलप हुए। वी विल आल्सो डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी बाय एग्जामिनिंग इट्स मीनिंग, की फीचर्स, वेरियस प्रैक्टिस एसोसिएटेड विथ इट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड अराउंड, ठीक है, एंड अराउंड द वर्ल्ड, मतलब समझ में आया? तो ये डेमोक्रेसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले कंक्लूजन दे दिया, और पहला टॉपिक यही है, ट्रेसिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस फ्रॉम अर्ली टाइम्स। तो जो यहां पे लिखा है ना कि इंडिया में डेमोक्रेसी सडनली इमर्ज नहीं हुई है, इंडिया में डेमोक्रेसी क्या हुई है? इवॉल्व हुई है थ्रू अ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस, और हम उसका जेनेसिस, हम उसका ओरिजिन पकड़ेंगे कि कहां से डेमोक्रेसी ओरिजिनेट हुई है। फाइन। तो यहां पे आपके सामने एक ऋग्वेद का एक पेज दिया गया है, ठीक है, ऋग्वेद का एक पेज दिया गया, वर्स मतलब एक बोल सकते ना, एक लाइन दी गई है, वर्स दिया गया, वर्स फ्रॉम, ठीक है, एकात्म सुक्तम, एकात्मत्य सुक्तम। एकात्मत्य मतलब क्या होता है कि
एक मत की बात, एक मत्यम, क्या बोलेंगे इसको, एक मत्य, ठीक है, एक मत्य सुक्तम मतलब क्या है, मत मतलब होता है ओपिनियन, एक मतलब होता है वन, तो वन ओपिनियन, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म ओपिनियन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो एक मत्य सुक्तम मतलब क्या है, एक मत्य सुक्तम मतलब, एक मत्य सुक्तम यानी कि एक ओपिनियन का एक रूल जो है, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है, 4 वेद हैं, ठीक है, तो ऋग्वेद का एक जैसे वर्ष देखोगे तो ऋग्वेद का एक वो है वर्ष, ठीक है, सम्मानो मंत्र, ये संस्कृत में लिखा है, समिति समानी, ठीक है, समानो मतलब कि सबका वो जो बात की जाती है, ठीक है, सम्मानम मनः सा चितम एशम, सम्मानम मंत्रम अभिमंत्राय वह, सम्मानेना वो हविषा जुहोमी, ठीक है। तो बेसिकली इसका अगर ट्रांसलेशन देखोगे, संस्कृत ट्रांसलेशन, तो देयर काउंसिल इज वन एंड द सेम, देयर असेंबली इज वन, देयर माइंड इज वन एंड देयर इंटेंशंस टुगेदर इज वन। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, घबराना मत, ठीक है। आई evoke for you this same guiding resolve with a common offering on your behalf. I make the oblation. I make the oblation on your behalf. ठीक है, कहानी क्या है, तो जैसे अगर आप देखेंगे, ये एक मत्य सुक्तम जो है ये बताता है कि जो पूरा काउंसिल है, ग्रुप है, तो ग्रुप रिप्रेजेंट्स द वन एंड द सेम, ठीक है, देयर असेंबली इज वन, देयर माइंड इज वन, देयर इंटेंशन टुगेदर इज वन, आई इन्वोक फॉर यू दिस सेम गाइडिंग रिजॉल्व, मतलब कि हम एक मत्य मतलब क्या होता है कि एक ओपिनियन का होके बात करेंगे हम, और मल्टीपल लोगों का एक ओपिनियन कब आएगा, जब मल्टीपल लोग आपस में एग्री करेंगे। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द ओनली पर्सन इन द कंट्री हु शुड बी इन अ पोजीशन टू टेक डिसीजन, उन्हें क्यों डिसीजन लेने दे, लेकिन हमने सब एक मत हुए हम, मैं आपको थोड़ा कनेक्ट करवा रहा हूं कि हम सब एक ओपिनियन पे आए कि नहीं, हमने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपस में लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी प्राइम मिनिस्टर को बनाया, और प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्री के लिए डिसीजन लेंगे, प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द मोस्ट पावरफुल पर्सन। कैसे बन गए, तो पूरे देश के लिए एक व्यक्ति मोस्ट पावरफुल पर्सन कैसे बन गया, क्योंकि हमने एक मत होकर उन्हें वो पावर दी है, हमने अपनी पावर अथॉरिटी एक्सरसाइज करी है, एंड थ्रू द इलेक्शंस वी हैव अपॉइंटेड हिम। समझ में आया। तो ये जो एक मत्य सुक्तम अगर हम पढ़े यहाँ पे, ठीक है, एक मत्य सुक्तम अगर पढ़ोगे तो एक मत्य सुक्तम भी वही बात कर रहा है कि चाहे काउंसिल है, मतलब एक ग्रुप है, एक असेंबली है, वो भी वन एंड द सेम है, ठीक है, देयर असेंबली इज वन, देयर माइंड इज वन एंड देयर इंटेंशन टुगेदर इज वन। तो जब आप ग्रुप को एक आइडिया पर लाते हो, दैट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है, कलेक्टिव डिसीजन लेना ही तो होता है, तो ग्रुप को जब आप एक डिसीजन पे लाते हो तो डेमोक्रेसी होती है। तो अगर हम ट्रेस करें कि डेमोक्रेसी कहां से आई, तो डेमोक्रेसी को कहां से आई ट्रेस करें, तो हमारे पुराने ऋग्वेद में इस चीज की बात हुई है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात हुई है कि देयर शुड बी वन ओपिनियन, ठीक है, और वो वन ओपिनियन कब बनेगा, वो वन ओपिनियन आपको कहां देखने को मिल रहा है, तो ये एक मत्य सुक्तम के थ्रू देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, बताओ, आर यू गाइज इन अ पोजीशन टू कनेक्ट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, बताओ, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी बाबू, ये वो लोग थे जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, डिबेट किया, डिस्कस किया, और डिबेट डिस्कशन के बाद में इन्होंने मतलब आइडियाज पे एग्री किया, और आइडियाज पे एग्री करने के बाद में हमारा जो आज संविधान है वो तब बना, ठीक है। लंबे समय तक डिबेट चली, हर एक पॉइंट, हर एक प्रोविजन को डिस्कस किया, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो थी इंपॉर्टेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द बॉडी व्हिच मेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर कंट्री, ठीक है। अब आगे बढ़े तो हम उसके ओरिजिन को ट्रेस कर रहे हैं डेमोक्रेसी के, तो डेमोक्रेसी के ओरिजिन को अगर ट्रेस करें तो जैसे यहाँ पे देखें, द वैदिक पीरियड, अगर आप चैप्टर, ये चैप्टर 6 है ना, चैप्टर 5 जब पढ़ेंगे हम, अभी जब राउंड 2 होगा ना सारे चैप्टर्स का, तो चैप्टर 5 जब पढ़ेंगे तो चैप्टर 5 में आपको हमने दी क्या बोल सकते हैं, अर्ली ह्यूमंस एंड दी सिविलाइजेशन वाला जो चैप्टर था, ठीक है, अर्ली ह्यूमंस एंड दी सिविलाइजेशन वाला जो चैप्टर था, तो उस चैप्टर में हमने क्या देखा था, कहां तक देख लिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक देख लिया था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे आगे तो वो आपको अगले चैप्टर में मिल जाएगी, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में मिल जाएगी, और उसी चैप्टर में है ना वैदिक पीरियड के बारे में बताया गया है।
तो वैदिक पीरियड जो था, तो मतलब जैसे 1000 BC के नीचे से आना शुरू करेंगे, तो उस वैदिक पीरियड में क्या होता है ना, आपको सभा, समिति और विधाता, इन बॉडीज के बारे में जानने को मिलता है। सभा मतलब ग्रुप बैठता है जो सारा, ठीक है। समिति मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, ठीक है। तो सभा, समिति, विधाता, इन बॉडीज के बारे में पता चलता है। और हमें देखने को मिलता है कि इंडिया की हिस्ट्री को अगर आप ट्रेस करोगे तो ये उस समय से, वैदिक पीरियड से हम डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे काम कर रहे हैं। फाइन, तो दीज आर दी ट्रेसेस, दीज आर दी जेनेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। दिस इज द जेनेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। वी ऑल्सो रेड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ अर्ली रिपब्लिकन स्टेट्स। जैसे पहले क्या है, पहले जो राज्य बनना शुरू हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बाद में जो स्टेट्स बन रहे थे, तो उनमें गणास बनते थे और संघास बनते थे, ठीक है। तो गणास बनते थे, ग्रुप्स बनते थे, संघास बनते थे। तो वो गणास और संघास काम कैसे करते थे, वहां पे कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता था। जो हेड होते थे वो डिसीजन लेते थे। जैसे बुद्धिस्ट संघा था, गौतम बुद्ध का जो संघ था, उनका जो ग्रुप था वो बुद्धिस्ट संघा था, तो वो निर्णय लेते थे, है ना, ग्रुप में डिसीजन लिए जाते थे। दस फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स the king was not independent ruler but rather worked in consultation with assemblies, ministers and officers of various capacities। तो आज भी जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एक अकेले काम नहीं करते हैं, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो सब मिलकर काम करते हैं। तो सिंस टाइम इममेमोरियल अगर आप देखोगे तो वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड से जो काम कर रहे हैं राजा लोग वगैरह, तो असेंबलीज में मिनिस्टर्स के फॉर्म्स में ऑफिसर्स के साथ में काम कर रहे थे, ठीक है। द वर्स जो हमने अभी पढ़ा ना, एकमत्य सूक्तम, तो द वर्स इन द फिगर 6.1 जो पढ़ा, फ्रॉम द एकमत्य सूक्तम ऑफ द ऋग्वेदा एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव थिंकिंग, शेयर्ड डिस्कशन एंड द यूनिटी ऑफ पर्पस, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि कैसे कलेक्टिव थिंकिंग से हमें काम करना चाहिए, कैसे हमें डिस्कशन से यूनिटी ऑफ पर्पस के साथ काम करना चाहिए। द वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन दिस वर्स help us understand the democratic principles such as consultation, consensus, shared responsibility have deep roots in India's intellectual and cultural tradition। तो जो आज डेमोक्रेसी में करते हैं ना कि कंसेंसस पे काम होना चाहिए, कि सबकी सहमति से काम हो, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम हो, तो वो आज हमने डेमोक्रेसी में लाया इसके लिए नहीं है, वो हमारी रूट्स में बसा हुआ है। जैसे ऋग्वेदा में आपको देखने को मिलता है कि कलेक्टिवली काम करने की बात की गई है, ठीक है। ऋग्वेदा में आपको देखने को मिलता है कि कलेक्टिवली काम करने की बात की गई है, ठीक है। द फंक्शनिंग ऑफ बुद्धा संघ, ठीक है, SAMGHAS, संघास भी बोल सकते हो उसको, लेकिन संघास है नहीं, ये संघा है, ठीक है। तो जैसे गौतम बुद्ध जो थे, तो गौतम बुद्ध का जो एक ग्रुप था, कलेक्टिव ग्रुप, उसे बुद्धा संघ कहा जाता था। तो बुद्धा के टाइम पीरियड को अगर आप देखोगे, तो जैसे आपने वैदिक पीरियड को देख लिया, वैदिक पीरियड के बाद में आप जैसे आप देखेंगे तो ये बुद्धिज्म के टाइम पीरियड को अगर देखेंगे, आप हिस्ट्री से ट्रेस कर रहे हो, तो बुद्धिज्म के टाइम पीरियड में जो बुद्धा का संघ था, ग्रुप था, एक मोनेस्टिक कम्युनिटी एस्टैब्लिश्ड बाय गौतम बुद्धा, है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल। ये आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे, ठीक है, जब हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे मतलब हम। तो द फंक्शनिंग ऑफ बुद्धा संघ, ठीक है, जो कि गौतम बुद्धा के द्वारा बनाया गया था, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट इंडियाज डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। द संघा एनकरेज डिबेट एंड डिस्कशन, जो कि आज पार्लियामेंट में होता है। वो बात अलग है कि हो हल्ला करके पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं आजकल के लोग, लेकिन अगर आप जैसे देखोगे तो जो गौतम बुद्धा का संघा था वो भी डिबेट और डिस्कशन पे चलता था। एंड इट्स मेंबर कुड चूज देयर लीडर एंड मेक डिसीजंस थ्रू वोटिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो उस समय में बुद्धा के संघा की बात करें, आज से 2000 साल पहले की अगर बात करें, ठीक है, 2200-2300 साल पहले की अगर बात करें, तो उस समय पे भी डिबेट डिस्कशन होता था, वोटिंग होती थी, और बुद्धा के जो बुद्धा संघा था उसमें वो अपने लीडर्स को चूज कर सकते थे, ठीक है। तो दिस शोज की डेमोक्रेसी इज इन अ कंटिन्यूटी इन इंडिया, ठीक है। ओवर अ लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम, इन्वेजन फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स डिसरप्टेड द पॉलिटिकल एंड सोशल फैब्रिक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ कंट्री। फिर ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूटी चलती रही है, अटैक हुए, शक का, हुण का, ठीक है। अटैकर्स को अगर आप देखोगे तो दिल्ली सुल्तान्स आए, मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, तो लंबे समय तक एक डिसरप्शन रहा हमारे पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक का। फॉरेन इन्वेडर्स ने अटैक किया, ठीक है। बाय 19th सेंचुरी ब्रिटिश हैज कॉलोनाइज्ड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। 19th सेंचुरी आते आते ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। फॉरेन रूल अल्टर्ड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड लिमिटेड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन देयर गवर्नेंस। जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स हमारे लोगों को वोटिंग राइट नहीं देते थे, उन्होंने हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, उन्होंने लोगों के पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। However, the long struggle for independence, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम लंबे समय तक फिर क्या ब्रिटिशर्स से लड़ते रहे, और लड़ने के बाद में हमने क्या करा, इंडिपेंडेंस जब हमने ब्रिटिशर्स से ली तो वी रिवाइव्ड एंड स्ट्रेंथेंड द डेमोक्रेटिक आइडियाज अमंग द पीपल। वो डेमोक्रेटिक आइडियाज जो हमारी रूट्स में बसे हुए थे, वो डेमोक्रेटिक आइडियाज जो हमारी रूट्स में बसे हुए थे। बिफोर इंडिया अटेंडेड इंडिपेंडेंस इन 1947, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946,
टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, एज स्टडीड इन दी अर्लियर ग्रेड्स। इट टुक, जो असेंबली थी तो असेंबली ने 2 साल 11 महीने और 8 दिन तक काम किया, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, 2 साल 11 दिन और 11 महीने और 8 दिन तक काम किया, ठीक है, सॉरी 18 दिन तक काम किया, 18 दिन तक काम किया और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बना दिया। तो अपार्ट फ्रॉम द इंडिजिनियस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज आल्सो इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू द क्रिएशन ऑफ रोबस्ट, फ्लेक्सिबल, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रिस्पॉन्सिव कॉन्स्टिट्यूशन। पता है मुझे क्या लगता है, इस बार की एनसीईआरटी को अगर आप देखोगे ना तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक लाइन अपने आप में एक अलग कहानी लेके चलती है। मैं समझाता हूं कैसे। देखो घबराना नहीं है, मैं सब इजी कर दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। देखो हमने क्या पढ़ा, हम बेसिकली इस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं। किस क्वेश्चन को, कि इंडिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है, डेमोक्रेटिक एथोस जो है ना, वो सडनली इमर्ज नहीं हुए हैं, वो क्या हुए हैं, वो इवॉल्व हुए हैं थ्रू हिस्टोरिकल प्रोसेस। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में डेमोक्रेटिक का जेनेसिस बहुत पुराना है। तो ट्रेसिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन फ्रॉम अर्ली टाइम्स, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, व्हेन वी आर ट्रेसिंग द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस फ्रॉम द अर्ली टाइम्स, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस डेवलप हुए तो ये आज के नहीं है। ये कैसे हैं, तो इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस इवॉल्व हुए हैं तो ये वैदिक पीरियड में भी थे, ठीक है ना, यही पढ़ा अपन ने वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ, चले जा बहुत मारूंगा हम, वैदिक पीरियड में जैसे आप देखोगे तो आपको इन द फॉर्म ऑफ क्या, सभास, ठीक है, समिति, ठीक है, विधाता, ये सब चैप्टर 5 में पढ़ोगे आप, और विधाता के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अर्लीस्ट टाइम पीरियड से जैसे आप देखेंगे तो राजा इंडिपेंडेंट नहीं होता था, वो अपनी सभा और समिति के ऊपर डिपेंडेंट होता था, मिनिस्टर से बात करता था, सारा सब कुछ करता था। फिर वैदिक पीरियड में आपको क्या देखने को मिलता है कि ऋग्वेद जो है, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद के अंदर आपको ये जो मैं आपको ट्रेस करवा रहा हूं कि कैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो बताते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हमारे एंशिएंट टाइम से रही है, ठीक है। तो एकमत्य सूक्तम जो है, एकमत्य सूक्तम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एकमत्य सूक्तम जो है, तो एकमत्य सूक्तम में आपको देखने को मिलता है कि हम कलेक्टिव डिसीजन की बात करते हैं, कलेक्टिव थिंकिंग, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिटी ऑफ पर्पस की बात कर रहे हैं, आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। फिर दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो बुद्धा का जो संघ था, ठीक है, तो बुद्धा के संघ में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, बुद्धा, देखो यहाँ पे SAM ऐसा करके वो लगाया गया है ना, तो ये संघा ही है इसका मतलब। बुद्धा के संघ की अगर बात करें तो बुद्धा के संघ में आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि वहां डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग, इन सारी चीजों का कंसेप्ट था, है ना, डिबेट, वोटिंग, इन सारी चीजों का कंसेप्ट था। फिर इनके जाने के बाद में एक क्या देखने को मिलता है आपको, लॉन्ग पीरियड ऑफ अटैक्स एंड अटैक्स के बाद में आप कह सकते हो कि हमारा जो लॉन्ग पीरियड ऑफ अटैक एंड अल्टरेशन ऑफ जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, अल्टरेशन मतलब बदल देना, अल्टरेशन ऑफ आवर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक लंबे समय तक अल्टरेशन, बदलाव, चेंजेस सारा चलता रहा, लेकिन फिर हमने इंडिपेंडेंस ली, है ना, समझ में, फिर हमने इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद में हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप द बेस फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए अपना बेस सेट किया अपन ने। तो यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो हमारे आजाद नहीं हो तो उसके पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ब्रिटिशर्स के अंडर में ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चालू कर दिया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक काम करने के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया कि जो हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशन थे ना, जैसे बुद्धा संघा हो गया या फिर ये एक मत्य सूक्तम की अगर हम बात करें, तो इन सारे
ट्रेडिशनल आइडियाज के साथ साथ में जो ग्लोबल स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज था, जैसे उस समय तक यूएसए में राइट्स का कॉन्सेप्ट आ गया था, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया था रशिया में, जैसे ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट था जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक वैल्यूज से इन्फ्लुएंस होने के साथ साथ में हमारे ट्रेडिशन वैल्यूज को लेते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट जो थी, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हर चीज पे डिस्कशन हुआ कि ये रखना है तो क्यों रखना कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या फायदा है क्या फायदा नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स चली, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू द क्रिएशन ऑफ, और इन सारे प्रोसेस के बाद में हमने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो रोबस्ट था, मजबूत था, मजबूत होने के साथ में फ्लेक्सिबल भी था कि आपने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर नहीं है, बदला जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेटिव था, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे समाज को बदलने वाला था। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में उस समय तक छुआछूत चलती थी, अनटचेबिलिटी थी मतलब हमारी सोसाइटी में, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को बैन किया, मतलब वी आर बिकमिंग प्रोग्रेसिव विद इंडिपेंडेंस, वी आर बिकमिंग प्रोग्रेसिव, समझे? तो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन था एंड अ रिस्पॉन्सिव कॉन्स्टिट्यूशन। रिस्पॉन्सिव मतलब जो हमारी जरूरतें थी उन जरूरतों के हिसाब से हमने हमारा संविधान बताया, और इस तरह से हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। यहां तक समझ में आया? इस तरह से हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। क्लियर है? बताओ, ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? जल्दी बताओ। CAD मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लो क्या है ना कि आपने एक रूल बनाया, आपने एक रूल बुक बनाई, लेकिन उस रूल बुक में वो रूल क्यों डाला है, उसके पीछे का लॉजिक कहां मिलेगा? तो जब आप वो बना रहे थे तो आप आपस में बात करके बना रहे होंगे, तो आपने सोचा होगा ना कि नहीं नहीं ऐसा रखते हैं ऐसा रखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो पॉइंट है वो पॉइंट क्यों है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया गया है। तो 14 मोटी मोटी बुक्स हैं, 14 वॉल्यूम्स ऑफ बुक है, जिनमें सारी चीजें लिखी गई है कि जब ये 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लोग वहां बैठ के पॉपकॉर्न नहीं खा रहे थे, वो हर चीज के ऊपर विचार विमर्श कर रहे थे कि ये अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के रूप में रिकॉर्ड किया गया। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जो है, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट रिफ्लेक्ट्स द मेंबर्स बिलीफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी रिजिड लीगल कोड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ये बताती है कि हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है, वो एक रिजिड लीगल कोड नहीं कि लिख दिया तो पत्थर की लकीर है, बट इट इज अ डायनामिक डॉक्यूमेंट कैपेबल ऑफ इवॉल्विंग थ्रू अ लॉफुल अमेंडमेंट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फंडामेंटल वैल्यूज। कितनी प्यारी लाइन है, मतलब हमने एक ऐसा संविधान बनाया जो कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। कैसे लिविंग डॉक्यूमेंट है कि मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि जो आपने लिख दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। समय बदलता है तो चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल पहले सेम सेक्स मैरिजेस जो होती थी, मतलब एक लड़का और लड़के में शादी, पहले लोगों को लगता है ऐसा होता है क्या, तो अननेचुरल है, लेकिन आज एक्सेप्टेबिलिटी है, ये समाज ओपन हुआ है कि लड़कियां लड़के आपस में शादी कर रही हैं, लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, है ना। तो लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज चेंज किए, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज चेंज करें। तो अब क्या है ना कि समाज बदलता है, बदलते समाज के साथ आपको अपने नियम कानून बदलने पड़ते हैं, है ना, नियम कानून बदलने पड़ते हैं। तो वही चीज कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड लीगल कोड नहीं लिखा है कि पत्थर की लकीर हो गई है, हमने ये एक डायनामिक डॉक्यूमेंट बनाया विच इज कैपेबल ऑफ इवॉल्विंग थ्रू लॉफुल अमेंडमेंट्स, कि उसमें चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन चेंज का मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज ही खत्म कर दो, कुछ फंडामेंटल वैल्यूज सेम रहेगी, मतलब फाउंडेशन सेम रहेगी, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो बदलते समाज के साथ। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, समझे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो अकॉर्डिंगली व्हाइल मेकिंग प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस दैट अपहोल्ड लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड the constitution also provides for amendment under article 368, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एक फ्लेक्सिबल एट द सेम टाइम एक रोबस्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाया, जहां पे हमने प्रोविजन ये डाले कि हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस के थ्रू लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इन आइडियाज को अपहोल्ड करेंगे, इन आइडियाज को इंपॉर्टेंट आइडियाज मानेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी वाले आइडियाज को इंपॉर्टेंट आइडियाज मानेंगे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स फॉर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजन रखा कि हम संविधान को क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। संविधान को हम क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। क्यों? क्योंकि वही वो पत्थर की लकीर नहीं है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर द amendment also. This ensures that the constitution remains flexible and responsive to the need of socio-political and the socio-political needs, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन समाज में
और राजनीति में जो बदलाव हो रहा है उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल भी, एट द सेम टाइम आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर भी दे रहा है। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस तरह से हमारी डेमोक्रेसी जो है वो इवॉल्व हुई है। वो रिजिड पत्थर नहीं है, ठीक है, और वो अडॉप्टेड ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स गए तो ब्रिटिशर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया हमने वो फॉलो कर लिया, नहीं। वो हमारे हिस्टोरिकल ट्रेडिशन से, जो वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट हो रहे थे उनसे इन्फ्लुएंस होके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट से इन्फ्लुएंस होके, शेप होके एक डायनामिक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बना है। ठीक है, समझ में आया? बताओ, अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो इवॉल्व हुई है, पैदा हुई है, बनी है। बताओ, यहां तक क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो बाबू, इसमें क्वेश्चन यही बनेगा, इसमें ये क्वेश्चन बनेगा कि इंडियाज डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, एक्सप्लेन हाउ। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है? क्या है? इन इंडिया द डेमोक्रेटिक tradition and democracy evolved over a long period of time। ठीक है, एक्सप्लेन लिखो जरा इसका आंसर 5 नंबर में। कल का होमवर्क क्वेश्चन यही है तुम्हारा, है ना? पूरी कहानी कि आज से नहीं है डेमोक्रेसी, ये जो मैंने बताया पूरी कहानी आपको लिखना है, और पूरी कहानी के आधार पर आप डेमोक्रेसी बताओगे कि हाँ ऐसे हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है। क्लियर है? लिख पाओगे? बताओ जल्दी। लिख पाओगे? जल्दी बताओ। अबे छुट्टी मत करो, बहुत मारता हूं मैं। हम फोन नहीं देख रहा हूं, चैट देखता हूं, ये चैट 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 मेरे फोन में चलती है। लिख पाओगे ना? डन है? आ जाओ। अब प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करें हम, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी? प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी व्हाट डज इट से? प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी की अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन सर्टेन नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स। मतलब ऐसा होता है ना कि बिना सिद्धांतों के आपके मतलब वही बिना बेस के आप कहीं रह ही नहीं सकते हो, आप तो फिर तो फ्लूइड हो गए, कहीं भी निकल जाओगे, है ना? मतलब एक कुछ बेसिक सॉलिड प्रिंसिपल्स, कुछ बोल सकते हैं ना कि आपके फाउंडेशनल आइडियाज तो होना चाहिए जिसके आधार पर आपका देश चल रहा होगा। तो वैसे अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो इंडिया के डेमोक्रेसी की अराउंड द वर्ल्ड बात करें तो कुछ नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनके बिना डेमोक्रेसी इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये है इसीलिए डेमोक्रेसी है। समझ में आया? तो देयर आर certain non-negotiable principle and let us study the essential principles of democracy that are upheld in India through various provisions in the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डेमोक्रेसी के लिए एक त्रिपाल बिछाई है। त्रिपाल समझते हो? ठीक है, त्रिपाल यानी कि एक चादर बिछा दी है, उस चादर के ऊपर डेमोक्रेसी आके बैठेगी। लेकिन वो चादर किन चीजों से बनी है? मतलब डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स ना, तो डेमोक्रेसी कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। ये पॉपुलर सोवरेनिटी क्या होती है ये मैं समझाऊंगा आपको, है ना? जैसे अगर आप देखोगे तो अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, मत घबराओ, घबरा जाते हो एक तो तुम, ठीक है? तो डेमोक्रेसी इंडिया में अगर है तो इंडिया में डेमोक्रेसी जो है, तो इंडिया में डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन सम, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें कि डेमोक्रेसी इंडिया में अगर है तो इंडिया में डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन सम व्हाट, सम प्रिंसिपल्स। तो उन प्रिंसिपल्स में जैसे एक प्रिंसिपल क्या है कि पॉपुलर सोवरेनिटी की बात की गई है। सोवरेनिटी का कंसेप्ट समझते हो क्या है? सोवरेनिटी मतलब द पावर टू टेक डिसीजन, है ना? हर एक डेमोक्रेसी में, चाहे इंडिया की बात हो, कहीं भी हो, कोई भी एक कंट्री का डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उनके पास डिसीजन लेने का पावर है, ठीक है? तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पावर टू टेक डिसीजन हो गया। उसके बाद में आप देखोगे रूल ऑफ लॉ का एक प्रिंसिपल होता है, फंडामेंटल राइट्स का एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है? सेपरेशन ऑफ पावर का एक प्रिंसिपल है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का एक प्रिंसिपल है जिसपे डेमोक्रेसी चलती है, मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप का एक प्रिंसिपल हो गया, ठीक है? तो ये सारे प्रिंसिपल्स को अपन एक एक करके कल पढ़ेंगे, ठीक है? प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले क्या एक बार क्वेश्चन देख लेंगे बाबू? चलो आ जाओ, क्वेश्चन देख लेते, फिर छुट्टी कर रहा हूं। A student argues that constitution is essential for protecting democracy because it safeguards citizens' rights and limits discrimination. Which of the following statement best supports the argument? बताओ, ओपन क्वेश्चन है।
A constitution allow only elected representatives to participate in democracy. A constitution guarantees and protects fundamental rights and prevent discrimination on specified grounds. Constitution ensures every citizen belongs to the same social group. Constitution gives unlimited power to the government. बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, पोल दे दिया मैंने, और अब समझो. एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत एसेंशियल है प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी, बिकॉज सिटीजन्स के राइट्स अगर प्रोटेक्ट कर लिए, डिस्क्रिमिनेशन को लिमिट कर लिया, तो डेमोक्रेसी को बचा लिया आपने. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सपोर्ट्स द स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स को बेस्ट तरीके से सपोर्ट करता है? बताओ बताओ फटाफट से, पोल आ गया आपके पास में. क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर दो. बताओ 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 मेरे दोस्त. बस ये क्वेश्चन करवा के छुट्टी दे रहा हूं, कुछ पूछू. वेरी गुड, द राइट आंसर इज बी. देखो बाकी सारे स्टेटमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू पार्टिसिपेट, नहीं, हम भी तो पार्टिसिपेट करते हैं ना वोटिंग के थ्रू. कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि एवरी सिटीजन बिलोंग टू सेम सोशल ग्रुप, नहीं, सब अलग अलग हो सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अल्टीमेट पावर, अनलिमिटेड पावर टू गवर्नमेंट, नहीं, गवर्नमेंट को झुक के रहना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गारंटी करता है और प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स लोगों के, ताकि किसी के साथ गलत भेदभाव ना और सबको अधिकार रहे. Which of the following best explains the democratic ethos in India cannot be considered a complete modern development? ठीक है, कि आज आप जो कह रहे हो कि आज हमारी डेमोक्रेसी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कंप्लीटली मॉडर्न नहीं है वो. क्या ऐसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जो आपको इंडिया में पुराने समय से ट्रेस होते हैं? बताओ. तो इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस बट बोरोड इट ऑल इट्स आइडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. अर्ली इंडियन ट्रेडिशन इंक्लूडेड assemblies and collective decision making practices. Ancient Indian rulers were always elected directly by all citizens. Democratic institutions were introduced in India only through constitution. What do you guys think? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ. पोल दे रहा हूं मैं, टाइम स्टार्ट्स नाउ. पिछले वाले क्वेश्चन में देखें 71% बच्चों ने सही आंसर दिया था. वाह यार, वाह वाह वाह. समझ आ रहा है मतलब तुम्हें? हाँ, लीडर बोर्ड लवी, देती मिश्रा, आदर्श वर्मा, आदित्य, सात्विक, गौरांक, श्रेयांश, साई प्रसन्न, लक्ष्मीकांत और हेतुयुक्ता. ठीक है, ये सारे बच्चे पिछले वाले क्वेश्चन में लीडर बोर्ड पे आए थे. इस वाले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड चल रहा है, मतलब टाइम चल रहा है. फटाफट से आंसर दो. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द डेमोक्रेटिक एथोस इन इंडिया? ठीक है, कैनॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट मॉडर्न डेवलपमेंट. क्या चीज बता रही है कि डेमोक्रेटिक एथोस मतलब वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज कंप्लीटली मॉडर्न नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अर्ली ट्रेडिशंस में आप ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की बात कर लो, ठीक है, आप जैसे बुद्धा संघा की बात कर लो, तो अर्ली इंडियन ट्रेडिशंस इंक्लूडेड असेंबलीज एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिसेस. तो यहां पे बी इसका राइट आंसर होगा. कितने परसेंट बच्चों ने बी लगाया? बताओ. लेट मी सी. मात्र 50% बच्चों ने. चैटर लगना चाहिए तुम्हें. अबे सीधा आंसर था इसका. अर्ली ट्रेडिशंस ए क्यों लगा रहे हो? हमने सारा बोरो थोड़ी ना किया, हमने डिबेट डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के थ्रू. अगला देखो क्या है, सभा, समिति, विधाता और बुद्धा संघा. ठीक है, तो अब जिसे अगर आप देखोगे यहां पे, तो बुद्धा संघा क्या है? ठीक है, मोनेस्टिक कम्युनिटी एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म. तो डी का 1 होगा. ठीक है, डी का 1 होगा. ए का 2 है. सभा, असेंबली मेंशन इन द वैदिक पीरियड, सही है. समिति क्या है? समिति वैदिक असेंबली इन्वॉल्व कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, समिति में कलेक्टिव. और विधाता क्या है? तो अर्ली इंडियन इंस्टीट्यूशन कंस्टिट्यूटेड द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. ये आप सब पढ़ोगे चैप्टर 5 में. ठीक है, चैप्टर 5 में ये वाला और डिटेल में बताया गया है आपको हिस्ट्री के. तो इसमें ए राइट आंसर होगा. ठीक है, ए इज द राइट आंसर. लगाया ए. आ जाओ एक और. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली अरेंजेस दीज डेवलपमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो. चलो इसको. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिया अटेंडेड इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. सही है, 1 2 3 4 सही है एकदम. ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1946 में ही बन गई थी. इंडिपेंडेंस 1947 में मिल गया था, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट हमने कब किया? 1949 में. और केम इनटू फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में. तो इस हिसाब से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. डायरेक्ट. Why is India described as the world's largest participatory democracy? Give 2 reasons. Largest participatory democracy क्यों है? क्योंकि आप देखोगे इसमें 96.8
पीपल आर दी वोटर्स, ठीक है, और यही है ना नंबर, एक बार कंफर्म करो, 96.8 ही है ना? हाँ, 96.8 करोड़ लोग जो है वो वोटर हैं, who participate in the election making processes, ठीक है, and they elect their representatives through representative democracy, है ना? मतलब हम अपने लीडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे? मतलब कि हम अपने इलेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, वो हमें जाके रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जहां पे इतने सारे लोग, हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग का व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्सप्लेन हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप उसका बैकग्राउंड लिखना है, ठीक है, कि 1946 में बनाया, फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक काम किया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जो है उनके थ्रू हमने क्या करा, एक फ्लेक्सिबल येट रोबोस्ट सिस्टम बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने क्या किया, जिसने हमारी वैल्यूज को भी होल्ड करा, एट द सेम टाइम इतना अपने आप को फ्लेक्सिबल भी रखा कि बदलते समय के साथ में वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाए, ठीक है। तो एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए मैंने आज, इन दोनों होमवर्क क्वेश्चन को लिखना। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस इन इंडिया हैव डीप हिस्टोरिकल रूट्स, ये तो मैंने तुम्हें दिया है सेम एज होमवर्क क्वेश्चन, है ना, जो उधर लिखाया था। देखो शब्द क्या होता है ना, एक थंब रूल है कि सवाल बहरूपिया होता है मेरे दोस्त। कैसा बहरूपिया होता सवाल? कि वो आपको, मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया ना कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक्सप्लेन, और ये क्वेश्चन दोनों में आंसर सेम ही जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वैदिक असेंबली एंड अर्ली रिपब्लिकन स्टेट्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ, आंसर सेम ही जाना है, 5 नंबर में दोनों दिया मैंने, है ना, समझ गए ना। चलो, तो इसी नोट पे आज के कार्यक्रम को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। क्लियर है? बनेगा? कंट्रीब्यूटेड मतलब योगदान देना, कंट्रीब्यूटेड मतलब ये कौन पूछता भाई। सेकंड वाले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड बता देता हूं लो। मोशीन अंसारी, ईशान शर्मा, सक्षम, मानविक